morning students, welcome back in my class physics बैंक। तो अभी हम लोग ने कंप्लीट किया है कांटेक्ट फोर्स को, यानी कि जो फोर्स जिसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बाय टचिंग द बॉडी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बताए थे मस्कुलर फोर्स, यानी जो हम अपने मसल्स से लगाते हैं फोर्स, वो एक कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक, जैसे हम कांटेक्ट में आ गए तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो बॉडी कांटेक्ट में है और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड लास्ट है स्प्रिंग फोर्स, यानी कि एक स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है। हम लोग इलेक्ट्रिक बेल में एक फोर्स बताया था आपको, जब आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह मैग्नेटाइज हो जाता है, तो फिर उसको बैक करने के लिए स्प्रिंग एक फोर्स लगाता था, पुल्ड बैक। याद आ रहा है ये लाइन, याद आ रहा है, आर्मेचर पुल्ड बैक बाय द स्प्रिंग। यस सर। हाँ, तो स्प्रिंग के द्वारा एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स, यानी रस्सी में, रस्सी को जब टाइट कर देते हैं तो उस चीज से हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचने का कैपेसिटी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग फोर्स और टेंशन। ठीक है, आज क्या टेंशन, डिस्कस करेंगे हम लोग? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट It फोर्स। means the effect produced by the body without touching the actually या physically contact। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है नाम, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी बोले तो आप समझिए कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ मास है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा उसमें ग्रेविटेशन होगा। जैसे सपोज आप लोग देखते होंगे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है ना, मून घूम रहा है ना अर्थ के चारों तरफ। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ के पास मास है और मास की वजह से अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल लेकिन फोर्स। अर्थ से बड़ा सन है, अर्थ से बड़ा क्या है? सन है। तो सन के पास भी एक ग्रेविटेशन फोर्स है, सन के पास भी क्या है? एक ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर घूमता है। अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ऐसा नहीं अब सन ही सबसे बड़ा है, सन से बड़ा गैलेक्सी है, तो सन भी क्या है? वो गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। और गैलेक्सी भी हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घूम रहा है, बिकॉज वी हैव ए नंबर ऑफ गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स, 10⁻11 गैलेक्सी। यानी कि हर एक चीज यूनिवर्सल में, यूनिवर्स में हर एक चीज मूव कर रहा है, और वो किसी न किसी ग्रेविटेशन की वजह से ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक यूनिवर्स में हर जगह एक चीज प्रेजेंट है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में हर जगह एक चीज क्या प्रेजेंट है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स, जिसके वजह से कोई भी चीज उसके ऑर्बिट में या उसके कक्ष में वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। ठीक है, अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि हर एक बॉडी जिसमें मास होता है उसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। एक ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो सिर्फ बॉडी को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज, बॉडीज के बीच में। क्यों भाई? क्या उसमें चार्ज है? नहीं, चार्ज से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है? मास है। मास है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे दो बॉडी है M1 और M2। ठीक, अब ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है कि तुम हम पर फोर्स लगाओगे तो हम भी तुम पर फोर्स लगाएंगे, इक्वल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो F1 फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी M1, F2 फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी M2, एंड इन दिस केस F1 इज इक्वल टू F2। अब देखिए दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस है R, तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे, सपोज ये बॉडी है, इसका डिस्टेंस को बढ़ा दिए 2r कर दिए, तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? चेंज होगा। चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के अनुसार। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस 2r हुआ तो फोर्स 1/4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। कितना टाइम चेंज हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। 1/4। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर।
ठीक है, क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर। कोई भी चीज चेंज होता है इनवर्स तो उसको स्क्वायर। बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई भी चीज चेंज होता है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कोई चीज बढ़ रहा है और आपका वैल्यू घट रहा है तो हम बोलते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर कोई भी चीज बढ़ता है, वो भी चीज बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, याद आ रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मास चेंज हो रहा था तो फोर्स भी बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन बढ़ रहा था तो फोर्स भी बढ़ रहा था। यस सर। बट यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा। घट रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स। बट यहाँ पर देखा कि इनवर्स ही है और साथ साथ में स्क्वायर में बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, किस में चेंज हो रहा है, स्क्वायर में, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर। में। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों इनवर्स स्क्वायर है, क्योंकि आर के इनवर्सली है। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में देखिए, एफ इज इक्वल टू जी, m1 मास बटी m1 का, m2 मास बटी m2 का, और आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के अनुसार। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज जी, तो यहाँ पर जी कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हर चीज के लिए, या वो अर्थ हो, या वो सन हो, या वो स्टार हो, कोई भी चीज हो, तो जी का वैल्यू हमको यही लेना है। जी इज इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकला, जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जी का वैल्यू जी है। ठीक है, m1 और m2 तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जी का क्या हो जाएगा, जी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर चला जाएगा ना तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो केजी स्क्वायर। याद रहेगा ये फॉर्मूला आप लोग को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। यस सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला सब के यूनिवर्स में सारे बॉडी के लिए वैलिड है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, यूनिवर्स। द फोर्स exerted by the earth on a body। हम लोग अर्थ में भी हैं, अर्थ पर हम लोग प्रेजेंट हैं, हम लोग अर्थ के बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ किसी चीज को बाहर जाने नहीं देता है, अर्थ सब चीज को अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। द फोर्स exerted by the earth on a body is called force of gravity और gravitation। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेविटेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद क्या करना है, इसका डायरेक्शन। इस डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट कोई बड़े यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके सेंटर की तरफ नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड भी सही है, डाउनवर्ड भी सही है, डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ होता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो इस तरह से होगा तो अगर हम डाउनवर्ड बोलेंगे तो डाउनवर्ड इस तरह से माना जाएगा ना। बट यहाँ पर डाउनवर्ड क्या होगा, ये डाउनवर्ड ऐसे नहीं माना जाएगा, डाउनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका डाउनवर्ड क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तब तो ये नीचे गिरा जाएगा, लेकिन नीचे गिरता है क्या, नो सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mg। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mg। जी क्या है, ग्रेविटी, या फिर इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जनरली यूज करेंगे 10। कितना यूज करेंगे, 10। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ग्रेविटेशन का नेक्स्ट अप्रोच क्या है, ग्रेविटेशन का नेक्स्ट अप्रोच क्या माना जाता है,
देखिए जी, ग्रेविटेशन जो है, तो अभी जिसमें बॉडी जिसका मास ज्यादा होता है तो अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक डिस्टर्बेंस जनरेट करता है। जैसे सपोज ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, और स्पेस में अर्थ का मास ज्यादा है, तो अर्थ क्या किया, अपने फील्ड के अपने चारों तरफ फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया, एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया, जिसके वजह से कुछ इस तरह का फील्ड जनरेट होता है। अब बताइए कोई भी बॉडी इसके आसपास जो रहेगा वो फील्ड में उसके तरफ आने की कोशिश करेगा कि उससे दूर आने की कोशिश करेगा? आने की कोशिश करें। आने की कोशिश करेगा। यानी आप देखिएगा, अगर आप देखिएगा जैसे कोई चादर वगैरह फिर कोई गद्दा वगैरह पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो डिप्रेशन बनता है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। जितना ज्यादा हैवी रहेगा उतना ज्यादा डिप्रेशन बनेगा। यस सर। जैसे मून, ये सपोज ये मून है, तो क्या मून के पास भी डिप्रेशन बना है कि नहीं बना है? यस सर, बना है। बना है, लेकिन इसका मास कम है तो इसमें डिप्रेशन कम बना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये डिप्रेशन जो क्रिएट किया, ये डिप्रेशन का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, इस डिप्रेशन को आपको क्या समझना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो तैयार किया अपना, जिसके वजह से मून जो है उसको अलाउ करेगा कि तुम मेरे चारों तरफ घूमते रहो, तुम बाहर नहीं जाओगे। ये बाहर तभी जाएगा जब अर्थ से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट इसके सराउंडिंग में आ जाए। ये मून अर्थ से बाहर कब जा सकता है? जब अर्थ से बड़ा ऑब्जेक्ट तब सराउंडिंग में। हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रेविटेशन का अप्रोच है, समझने का नेक्स्ट अप्रोच है, ठीक है। इस तरह से ग्रेविटेशन को हम लोग समझते हैं। अब देखिए कुछ क्या हुआ था ये समझिए। आपको याद आ गया होगा ये स्टोरी? यस सर। हुई थी, कौन है ये? आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। ये ग्रेविटेशन के बारे में सोचते ही रहते थे बट कंफर्म नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेड़ से एप्पल गिरा तभी ग्रेविटेशन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट था पहले भी, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पहले भी था। जब ये एप्पल इनके पास आके गिरा, ऐसा नहीं कि सर पे गिरा था, ये स्टोरी बनाया गया हुआ है बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। सर पे नहीं गिरा था, वो दूर से ही बैठे हुए थे पार्क में और ये एप्पल को नीचे गिरा। तब ये सोचें कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या रीजन है। तो उस रीजन को वो डिफाइन किए, ग्रेविटेशन को डिफाइन किए, ठीक है। ग्रेविटेशन पहले भी था बट वो क्या किए, ग्रेविटेशन को डिफाइन किए इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला। और बताएं ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और उसका डायरेक्शन किधर होता है, जो अलाउ करता है ग्रेविटेशन कि हर एक चीज को वो उसको सेंटर की तरफ जाना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इस तरह से छोटा सा स्टोरी था ग्रेविटेशन का। और कार्टून से क्या होता है, हम लोग बच्चे हैं, थोड़ा कार्टून वे में हम लोग को जल्दी समझ में आ जाता है। तो आपको लोग के लिए थोड़ा सा कार्टून को हम सर्च करके रखें ताकि आप लोग को हमेशा के लिए ग्रेविटेशन याद रहे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एप्पल गिरा। अब ये क्या बोले कि वेट ए मिनट, देयर मस्ट बी ए फोर्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई विल कॉल इट ग्रेविटी। वेरी गुड। और ये सब क्या है, हम लोग के द्वारा बनाया गया क्या है, एक एनिमेशन, छोटा सा स्टोरी है किस तरह से, ठीक है। चलिए तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट के फोर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। वेरी गुड। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस